जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। और आज हम बैठे हैं क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के पास, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। विधायक जी काफ़ी बिजी थे, इसके बीच भी उन्होंने समय दिया है। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। और जो सवाल हैं मैं आशा करूँगा कि सारे सवाल के जवाब मुझे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका सर स्वागत है वॉइस ऑफ भारत। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है भैया कि जो लोगों की कंप्लेंट आई है वो ये है कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है, फिर भी 75% लोकल के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि शिकायत आपको कौन कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप एक बार, आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप ना मेरी बात पे जाइए ना दूसरों की बात पे जाइए। आप खुद क्षेत्र में सिडकुल जाके और एक बार चेक कर लीजिए। भाई ये सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई थी, कोई आज तो हुई नहीं है कि सौरभ बहुगुणा की जिम्मेदारी है कि भाई 75 पर। हमसे पहले यहाँ पे कम से कम 4 बार विधायक ले लिए, 2 बार पूर्व विधायक हो गए, उसके पहले विधायक हो गए। तो उस वक्त क्यों नहीं 75% का 70% का उन्होंने इंश्योर किया? भाई नौकरी तो लोगों की तब लगी थी। आज तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अंदर नौकरियाँ दिलवाने की। लेकिन मेरा मकसद ये है कि भाई जितनी मैंने भी फीडबैक लिया, मैंने बल्कि ये सवाल अगर आप पता लगाएंगे तो मैंने सदन में भी उठाया है, और सदन में भी मुझे आश्वासन यही दिया गया था कि 70% रोज़गार जो है लोकल लोगों को सिडकुल में दिया जा रहा है। और मैं एक अकेला विधायक हूँ जिसने ये पूरा सवाल सदन के अंदर उठाया है कि हमारे यहाँ के सिडकुल में 70% लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मुझे उस वक्त हमारे माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी थे, जो श्रम मंत्री भी हैं और जो जिनके अंदर ये पूरा आता है, उन्होंने सदन में खड़े होकर मुझे ये बात बताई कि भाई 70% रोज़गार मिल रहा है। थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि जो 70% का क्लॉज है वो टोटल क्लॉज 70% का है, वो आपके जो आपका वो परमानेंट नौकरी और ऑन रोल एंड विदाउट रोल वाली नौकरी को मिला के नहीं है कि ऑन रोल पे 70% होना है। 70% लोकल लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसमें ऑफलाइन भी आते हैं, दोनों आते हैं। उत्तराखंड के 70% लोगों को भाई जो जिस कैपेबिलिटी की नौकरी कर सकता है उसको उसी कैपेबिलिटी तो आप देंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को नौकरी मिल रही है। लेकिन मेरा बस कहना ये है कि अगर लोगों को मैंने भी आपके काफ़ी इंटरव्यू सुने, काफ़ी आपने नेताओं से इंटरव्यू लिए हैं, और मैं उनसे भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जब स्थापना तो आप लोग के टाइम पे हुई, तो इसको जब अगर नींव ख़राब पड़ी है तो आप लोग के टाइम पे पड़ी है, मैं तो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ उस नींव को। तो ऐसा आप एक बार जाके सिडकुल में, आप खुद भी, मेरा आपसे निवेदन है, आप एक बार सर्वे कर लें, और कहीं पे आपको लगता है कि किसी फैक्ट्री में ऐसा चल रहा है कि भाई 70% रोज़गार वहाँ के लड़कों को नहीं है, तो आप मुझे बताइए, तो मैं उनसे बात करूँगा मैनेजमेंट से। एक सवाल मोस्ट ये है कि सिडकुल के अकरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, जिनके पास शहर में आसपास लोगों के पास ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पे बनाए जा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में जो लोग अभी रह रहे हैं, अगर वो अकरौली जाएंगे तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी उठाना पड़ सकता है। तो सर, जिनकी जो ज़मीनें हैं, अगर वहीं पर उनका जो आवास है वो बन जाए, तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें सरकारी ज़मीन पे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री 3 लाख रुपए के आवास स्वीकृत हुए, जहाँ तक मुझे पता है। और करौली में क्योंकि हमारे पास जो सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई गई होगी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो और करौली में शॉर्ट लिस्ट हुई होगी, उतनी ज़मीन हमको वहीं मिली होगी जो कि कब्ज़े से फ्री है, और वहाँ पर मकान बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसी आपत्ति है कि भाई हमको सितारगंज की जगह से करौली में भेजा जा रहा है, तो मेरे पास आके कम से कम मुझसे बात करते। मेरे पास आपके सिवा आज तक कोई सितारगंज से व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बोला कि भाई साहब आपके हमारे यहाँ आवास बन रहे हैं और वो करौली में बन रहे हैं और हमको नहीं जाना। तो अगर पब्लिक की कोई ऐसी समस्या है तो मुझसे आके बात करे, तो मैं इसको सदन में उठाऊंगा, या मैं उनसे मंत्री जी से बात करूँगा, या किसी से बात करूँगा। लेकिन बात तब करेंगे जब लोग ये संज्ञान में डालें कि भाई साहब ये समस्या आ रही है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप आइए, अपने एक प्रार्थना पत्र दीजिए और मैं माननीय मंत्री जी के सामने आपकी बात रख लूँगा। चलिए, हमारे माध्यम से आपको ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं। और एक सवाल ये है कि जो शौचालय मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो पहले ऐसे ही मिल जा रही थी, लेकिन अब उसके लिए एक इशू ये खड़ा हो गया है कि रजिस्ट्री की जगह मांगी जा रही है, उसके बाद ही जो शौचालय है वो मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, शौचालय जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसकी डेफिनेशन और उसकी पूरा क्रक्स केंद्र सरकार बनाता है, स्टेट सरकार नहीं बनाती है। केंद्र सरकार ने पहले जब 2012 में पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे को केंद्र सरकार से राजीव आवास मिला था शहर सितारगंज के लिए। उसमें लगभग 30 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई थी हमने सितारगंज नगर पालिका के लिए। उसमें लोगों को आवास बिना रजिस्ट्री के मिले उस वक्त। लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार आई तो उन्होंने फिर उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया, कुछ सोच के ही किया होगा कि भाई रजिस्ट्री की ज़मीन पे दिया जाए। तो वो रजिस्ट्री की ज़मीन पे नया कानून बन गया।
तो हम इसमें नगर पालिका के द्वारा भी, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं इंटरव्यू सुनता हूँ हमारे नगर पालिका चेयरमैन जी का, वो कह रहे हैं कि वो उसकी सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि भाई इसमें रजिस्ट्री को हटा दिया जाए क्लॉज को, और उसमें हर आदमी को देना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं नगर पालिका चेयरमैन जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, मेरे साथ बैठें, हम लोग सब बात मिलके और इसको ज़रूर ऊपर उठाएंगे इस प्रॉब्लम को। शक्ति फार्म के दो मुद्दे ये हैं, सूखी नदी और सिरसा मार्ग। ये मार्ग इसी कार्यकाल में बन जाएंगे या इसके ऊपर भी सर दोबारा से वोट मांगे जाएंगे? नहीं, तो आप गए हैं एक बार उसको देखने गए हैं आप, सिरसा रोड और सूखी नदी के पुल को? चल रहा है तो फिर जब कार्य चल रहा है फिर भी अल्टीमेटम क्या? देखिए, मैंने जुलाई 2022 में उसका उद्घाटन करने का लक्ष्य है हमारा। हो सकता है जुलाई की जगह अगस्त हो जाए, लेकिन उसका उद्घाटन इसी वर्ष होगा। इसी वित्तीय वर्ष में उसका उद्घाटन किया जाएगा। और वो कोई आज से डिमांड नहीं चल रही है। सिरसा मोड़ की डिमांड 60 साल से पुरानी डिमांड है। सूखी नदी का पुल 60 साल से पुरानी डिमांड है, और उसको पूरा करने वाला अगर कोई विधायक है तो वो सौरभ बहुगुणा ही है। हमारे पहले भी यहाँ पे बहुत विधायक रहे, बहुत सरकारें रहीं, बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे यहाँ पर सांसद रहे, तो आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे कार्यकाल में ही वो कार्य पूर्ण हो रहा है। तो ये दिखाता है कि जो वादे हमने शक्ति फार्म की जनता से किए थे, उनके सबसे पुराने 2 वादे वो मैं पूरा करके दे रहा हूँ उनको। तो उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको उसका साथ देना चाहिए। भाई इतना बड़ा काम क्षेत्र के लिए हो रहा है। जिस दिन सूखी नदी का पुल और सिरसा रोड बन जाएगा, शक्ति फार्म और जो उसके अगल बगल के लगे हुए गांव हैं, सैदोरा है, सेमलपुरा है, बसगर है, पिपलिया है, इन सब का तो बहुत विकास हो जाएगा, क्योंकि सिडकुल से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं मुझे उम्मीद तो यही है कि जुलाई 2022 में हम इसका उद्घाटन कर देंगे। शक्ति फार्म में अलका बैरागी का मामला है, जिसमें आरोपी भारतीय जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया का ही नेता है, आपके संपर्क में रहे हैं काफ़ी। तो आरोप ये भी लग रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोपी को बचा रही है। पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि एक दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। इसको लेकर बहुत सारे आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। अलका बैरागी के मैटर में जो हमारे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अरुण बैरागी की, वो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का प्रभारी शक्ति फार्म का था। और जिस दिन अलका बैरागी हमारी बहन का ये सुसाइड का मैटर आया या मर्डर हुआ, सुसाइड हुई, जो भी हुई, वो तो पुलिस तफ्तीश में पता चल रहा है, उसके 2 दिन के अंदर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो वो अब हमारी पार्टी का सदस्य नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो मुख्य आरोपी उस पूरे केस में है वो तब से जेल में है, पिछले 1.5 महीने से जेल में है। तो अब और क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? कोई फांसी हम थोड़ी ना दिलाएंगे। अगर उसके केस में मेरिट है, अगर पुलिस के पास तथ्य हैं, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसी के परिवार के 4 लोगों को हाई कोर्ट ने बेल दी है, माननीय हाई कोर्ट ने, एंटिसिपेटरी बेल। तो ये कोई कहने का तथ्य नहीं है कि उसको पॉलिटिकल संरक्षण अगर मिल रहा होता तो उस पर वो जेल में क्यों है? पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा होता तो उसको हमने निष्कासित क्यों कर दिया पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी की बहुत साफ नीति है कि हम किसी भी गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं। जिस दिन हमको खबर आई कि उसके परिवार में एक हादसा हुआ है, तो हमने 2 दिन के अंदर कार्रवाई करके उसको निष्कासित कर दिया पार्टी से। उसके ऊपर वो जेल में बैठा हुआ है। तो अब हम उससे और क्या चाह रहे हैं? आज मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो नेता बढ़ चढ़ के अलका बैरागी के मामले में नेतागिरी कर रहे हैं, वो प्रमुख उन नेताओं पे 302 और 307 के मुकदमे लगे हुए थे। तो क्या उनको फांसी मिली क्या? भारत का संविधान है, भारत का एक नियम है, एक लॉ है। लॉ के हिसाब से ही तो पनिशमेंट मिलेगी कि मेरे और आपके चाहने से पनिशमेंट मिलती है। अगर हाई कोर्ट को उसके केस में मेरिट दिखेगा तो हाई कोर्ट उसको सज़ा देगी, नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ दी जाएगी। जो नेता उसकी सबसे ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं अलका बैरागी के मामले में फांसी की, उनके ऊपर खुद 302 307 के मुकदमे लगे थे। उनका इलेक्शन एफिडेविट है 2007 का, आप चेक कर लीजिएगा कि गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। तो उनको क्यों नहीं मिली फांसी फिर 307 में? या तो अपने लिए भी मापदंड सेम रखो कि भाई साहब मुझ पे अगर 302 307 लगी तो मुझे भी फांसी हो। तो आपको तो 14 साल हो गए, 2007 से आज 2021 आ गया, 14 साल में आपको तो फांसी मिली नहीं, आपके मुकदमे ख़त्म हो गए। उस पर आप कह रहे हैं फांसी दे दो। चलो वो आपने बोल दिया फांसी दे दो। तीसरा मैटर अभी हमारे गुरुग्राम का हुआ है, आपको मालूम है, एक और सुसाइड हुई है हमारी बहन की। तो उसमें आप मुख्य आरोपी के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं संवेदना देते हुए, तब आप फांसी क्यों की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ? तो ये तो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता था जिसकी वाइफ की डेथ हुई। एक इशू मिल गया है विपक्षियों को, और कोई मिला ही नहीं। और कोई विपक्ष के पास आज के दिन और कोई चर्चा है ही नहीं करने को। विकास पे वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते, विकास के कार्यों पे वो भारतीय जनता पार्टी को घेरे में नहीं ले सकते। तो वो वैसे इश्यूज ढूंढ रहे हैं हम कि कहीं से भी कुछ मिल जाए जहाँ पे हमको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल जाए। तो इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। शक्ति फार्म सितारगंज एक बहुत अच्छी विधानसभा है जहाँ पे लोग बहुत प्यार से आपस में रहते हैं।
ये अगर हम लोगों की मौत पे, लोगों की मृत्यु पे भी राजनीति करना शुरू कर देंगे तो इससे ख़राब राजनीति का स्तर सितारगंज में कभी नहीं हो सकता, और ना ही उत्तराखंड में हो पाएगा। वार्ड नंबर 6 की जो मुख्य सड़क है जो नहर से होकर निकली है, मैं वहाँ पर वीडियो भी बना चुका हूँ। बाकायदा लोगों का ये कहना है कि ये सड़क आपके पिताजी के कार्यकाल में ही बनी है। जी जी जी। तो इस बार उस सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ से कोई भी बड़ी गाड़ी वाला नहीं निकल पा रहा है। वहाँ की जनता का ये कहना है कि वोट तो हम भले ही आपको देंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। एक वीडियो भी बनाया था। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिर्फ नगर पालिका सितारगंज की जब भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या नगर पालिका सितारगंज के अंदर क्या नगर पालिका की बोर्ड नहीं बैठा? वे सारे काम सिर्फ विधायकी की जिम्मेदारी नहीं होती। मैंने ही वो रोड बनवा के दी थी जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे 2014 में। जी। लेकिन नगर मेरी भी कुछ लिमिट है। मैं उत्तराखंड का एक एमएलए हूँ भाई, हमारे पास भी अपनी विधायी निधि है। 74 मेरे पास ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत, एक नगर पालिका है, एक नगर पंचायत है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नगर पालिका में इतनी समस्याएं आ क्यों रही हैं? आपको ये भी तो, इसका भी तो आकलन लगाइए। हमारे यहाँ की नगर पालिका अपने नगर पालिका कोष में 12 से 13 करोड़ रुपए लेके आज तक बैठी हुई है। टेंडर क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं लोगों की जाके रोडों की जो समस्या है वो दूर करा रहे हैं? 13 करोड़ रुपए सरकार के ही तो हैं, कोई नगर पालिका चेयरमैन है, नगर पालिका बोर्ड का नहीं है वो। मैं आपसे सिर्फ एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी नगर पालिका सितारगंज में काफ़ी वार्डों में गया, वार्ड नंबर 11 में गया, वार्ड नंबर 8 में गया, वार्ड नंबर 1 में गया, वार्ड नंबर 6 में गया, मैं वार्ड नंबर 9 में गया, 8 और 9 में मीटिंग करके आया। हर जगह की समस्या आ रही है कि रोड नहीं बन रही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका कर क्या रही है? क्या नगर पालिका निर्वाचित सदस्य नहीं है? नगर पालिका के पास फंड की प्रॉब्लम है क्या? भाई सौरभ बहुगुणा का तो 1 करोड़ रुपये विधायक निधि का सरकार ने कोरोना काल में काट दिया, लेकिन नगर पालिका तो कोई पैसा नहीं कटा ना। नगर पालिका के पास आज भी 13-14 करोड़ रुपये अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं काम कर रही नगर पालिका? तो कहीं ना कहीं देखिए, हम सबको मिलकर सितारगंज का विकास करना है कि सिर्फ सौरभ बहुगुणा की जिम्मेदारी है? वोट तो दूसरों ने भी ली है, जीते दूसरे भी नगर पालिका के वोट से हैं, नगर पालिका के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि भाई कुछ काम अगर हम सब मिलके करेंगे तभी तो समग्र विकास होगा, कि सिर्फ एक सौरभ बहुगुणा की जिम्मेदारी है और नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर अगर हमारे पास 13 करोड़ का फंड है तो सरकार ही तो दे रही है, बीजेपी की सरकार तो दे रही है वो फंड, लेकिन हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो काम करने को तैयार ही नहीं है। लोगों को झूठ दिलासा कि आप टेंडर लगने वाला है, अप्रैल 1 को टेंडर लग जाएगा, अप्रैल 3 को टेंडर लग जाएगा। आज अप्रैल 16 हो गई, कौन सा टेंडर लगा आज तक नगर पालिका में? आप बताइए मुझे। मैंने वार्ड नंबर 8 की रोड बना के दी जहाँ पे समस्या थी। मैंने वार्ड नंबर 1 वाल्मीकि बस्ती की रोड बना के दी जहाँ पे समस्या थी। मैंने वार्ड नंबर 7 की गली बना के दी जहाँ के लोग मेरे पास आए की समस्या थी। वार्ड नंबर 13 की रोड बना के टीचर्स कॉलोनी की मैंने दी जहाँ पे समस्या थी। तो मैं कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ये कहते हैं कि मेरे पास लिखित में डाटा है कि मैंने लगभग 500 रोड अपने कार्यकाल में अब तक बना दी, जिसमें 1 साल का कोरोना पेंडेमिक था। ये आप मान सकते हैं इस बात को? अगर आप इसको मान रहे हो तो मुझे बहुत हैरानगी की बात है कि आप पत्रकार होकर ऐसी एक बेफजूल की बात को आप इतना तुल दे रहे हैं। 500 रोडें नगर पालिका में बन जाती तो नगर पालिका में समस्या ही नहीं होती आज के दिन। और उसमें भी मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि हरीश दुबे जी पूरी बात सही नहीं बताते हैं। 2018 में जब हरीश दुबे जी नगर पालिका चेयरमैन नहीं थे और उसका चार्ज डीएम अपने नीरज खैरवाल जी के पास था, डीएम उधम सिंह नगर, तब 2 करोड़ की रोडें सौरभ बहुगुणा ने अपने लेटर हेड पे टेंडर करवाई थी। वो हरीश दुबे की देन नहीं है नगर पालिका सितारगंज को, सौरभ बहुगुणा की देन थी। इन्होंने उतना कर दिया कि जो रोडें मैं टेंडर करा के स्वीकृत करा के प्रकाशित करा दी मैंने, उन रोडों में से कुछ रोडों को राजनीतिक द्वेषभाव से काट दिया गया और कुछ रोडों पे जो काम हुआ उसमें इन्होंने वो कर दी करप्शन। भाई आपको भी मालूम है कि नगर पालिका में एक जांच बैठी, इन्हीं के वार्ड मेंबर की शिकायत के बाद बैठी। उसकी जांच के बाद अगर आप चेक करेंगे तो कितनी अनियमितताएं निकली हैं वो तो आप खुद देख लीजिए कि 18 रोड टाइल रोड तो ऐसी हैं जिनमें बेस नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं हरीश दुबे जी सिर्फ बातें करने में माहिर हैं। 500 रोडें कोई अगर नगर पालिका के अंदर बना देता है तो आज के दिन नगर पालिका की ये स्थिति नहीं हो रही होती कि सौरभ बहुगुणा के बाद लोग आके रो रहे हैं कि हमारी रोडें बना दीजिए। तो वो सिर्फ बातें करते हैं, काम करने में उनका कोई विश्वास नहीं करते हैं वो। एक सवाल ये है कि आपके वार्डों में जो वार्ड नंबर 12 है, मुस्लिम बहुल इलाके से आपका एक ही वार्ड मेंबर जीता है जो है मरगूब अंसारी। लोगों का ये कहना है कि वार्ड में आप इलेक्शन के बाद से आए नहीं हैं। नहीं, मैं मरगूब भाई के वार्ड में कम से कम 2 बार हुआ आया हूँ, 2-3 बार हुआ आया हूँ। वार्ड नंबर 12 में उन्होंने मेरी मीटिंग कराई। हम वहाँ पे मदरसे के लिए, वहाँ पे एक मदरसा है उसके लिए भी मैंने अपनी विधायक निधि से पैसा स्वीकृत किया। मैंने वहाँ पे नल लगवाए, मैंने वहाँ पे टाइल रोड बनवा के दी है। ऐसा नहीं, देखो मैंने पब्लिक क्या, मैंने जो विरोधी है वो मेरा विरोधी करेगा।
उसको लिए जितना भी मैं कर दूँ उसके लिए कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप मरकू भाई से बात कर लीजिए, मरकू भाई आप वहाँ पे वार्ड सभासद हैं, वो आपको खुद बता देंगे कि भाई मैंने वहाँ पे उनके वार्ड में काम करवाया है कि नहीं करवाया है। तो मेरा मकसद चाहे मरकू भाई नहीं, चाहे कोई भी आदमी हो, वार्ड नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी का सभासद नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ पे जब वाल्मीकि बस्ती से सारे लोग मेरे पास आए कि भाई साहब 40 साल से हम लोग रोड की डिमांड कर रहे हैं, हमारी रोड नहीं बन पाई, तो मैंने उनकी रोड बनवा के दी, आप चेक कर लीजिए। जबकि मेरा सभासद वहाँ नहीं है वार्ड नंबर 1 का, लेकिन मैंने उनकी रोड बनवा के दी है। तो ऐसा नहीं, वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी के सभासद नहीं थे, राधे श्याम सागर जी इंडिपेंडेंट जीते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करी बाद में, लेकिन मैंने उनकी वहाँ की भी रोड बना के दी जो समस्या। और वो रोडें हैं जो मैं आज बना रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी 2018 में टेंडर कर चुका था और हरी दुबे जी ने वो रोडें कटवा दी, ये कह के कि उस पर आपत्ति लग गई। आपत्ति किस चीज़ पे लग गई? जब जो इस रोड की जांच सरकार ने करी थी, जिस रोड की जांच होने के बाद एसडीएम की अप्रूवल लगने के बाद, डीएम के पास जाके सैंक्शन होने के बाद, अखबार में टेंडर होने के बाद, उस पर कौन सी आपत्ति आ गई? ये पॉलिटिकल द्वेष भावना से उसको कटवाया गया। जहाँ जहाँ उनको वोट मिली वहाँ वहाँ उन्होंने रोड बना दी, जहाँ नहीं मिल रही वहाँ नहीं बना रहे। तो ये सवाल थोड़े से आपको तीखे सवाल तो आपको चेयरमैन से भी करने चाहिए थे कि भाई साहब आपके पास इतना फंड पड़ा है, आप कर क्या रहे हैं उस फंड का? अब वो मैं उनका आपको बहाना भी बता दे रहा हूँ, वो कह देंगे मेरे नगर पालिका पे जांच बैठ गई है। जांच में कहीं पे भी नया टेंडर करने से नहीं रोका गया है, जांच तो पुराने कारों में बैठी है कि आपने जिन कामों पे घपला किया है उस पर जांच बैठी है। कहीं पे भी ये मुझे एक ऑर्डर दिखा दें या आपको दिखा दें कि नगर पालिका नए टेंडर नहीं कर सकती या नए काम नहीं कर सकती, तो मैं मान जाऊँगा कि जाँच की वजह से विकास नहीं हो रहा। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो सिर्फ थोड़ी ना काम होता है। काम करो भाई, तुमको पब्लिक ने काम जिताया है, अच्छी वोटों से जिताया है, क्षेत्र के लोगों की मदद करो। सिर्फ बातें करने से विकास नहीं होता, काम पे धरातल पे उतारने से विकास होता है। विधायक जी, मेरे सिर्फ अब 2 सवाल ये हैं कि 2022 में इलेक्शन होना है और किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें गाज़ीपुर टिकरी बॉर्डर पे हर कहीं हमारे उधम सिंह नगर एरिया के किसान बैठे हुए हैं। तो सौरभ बहुगुणा जी किसकी तरफ हैं, किसानों की तरफ या फिर इस लॉ को जो बनाया है इसका समर्थन करते हैं? देखिए, देश का हर व्यक्ति किसान, हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। इस देश की रीढ़ की हड्डी को मैं किसान और हमारे जवानों को मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार किसानों के साथ कोई अहित नहीं होने देगी। और जो भी हम किसान भाइयों की जो भी समस्याएं हैं वो लगातार केंद्र सरकार से उनकी वार्ता चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका एक हल निकलेगा और किसान भाइयों का कोई अहित नहीं होगा। लास्ट सवाल ये है कि 2022 में इलेक्शन में सौरभ बहुगुणा जी के मुद्दे क्या रहेंगे इलेक्शन को लेकर? क्योंकि लोकल की जो जनता है, अभी आपने जैसे देखा कि आपने 2 इलेक्शन अपने हाथ से निकाल दिए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कोई गलती रही हो। तो 2022 में इलेक्शन के लिए क्या तैयारी होंगी, क्या मुद्दे होंगे, किस को लेकर के अब सौरभ बहुगुणा जी वोट मांगेंगे? देखिए, मेरा वोट 2012 में जब पिताजी लड़े थे, मैंने चुनाव हमारा एक ही मुद्दे पर लड़ा जाता है, वो मुद्दा है विकास का। हमने 2012 में भी विकास के नाम पे वोट मांगी थी, हम 2017 में भी विकास के नाम पे वोट मांग के आए थे और 2022 में भी मैं विकास के नाम पे ही वोट मांगूंगा। मैं ना जाति के नाम पे मांगूंगा, ना धर्म, ना समुदाय, ना भड़काने के, ना बहकाने के। सौरभ बहुगुणा ने काम करके दिया है। हर गाँव, कोई गाँव सितारगंज का ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि सौरभ बहुगुणा ने हमारे यहाँ काम नहीं किया। जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मेरा फंड थे, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, मैंने उसके हिसाब से हर गांव को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं विकास की योजनाओं धरातल पर उतारी है। तो मैं 2022 का चुनाव भी विकास के नाम पे ही लड़ूंगा। और जो विरोधी है वो 2022 का चुनाव सिर्फ बहकाने भड़काने, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कोई भी विरोधी मेरे पे विकास पे मुझ पे टारगेट नहीं करता। वो राजनीतिक बातों पे, जैसे कि किसी के मर्डर पे, किसी की हत्या पे, किसी के सुसाइड पे, इन सब चीज़ों को आजकल मुद्दा बनाया जा रहा है, विकास को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है सितारगंज में। तो मैं विरोधियों की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने अपना काम किया है। मुझे विश्वास है कि सितारगंज की जनता विकास को देखते हुए फिर से 2022 में अपने भाई और अपने बेटे के साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी और फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग थे जिनके सवाल खड़े हो रहे थे विधायक सौरभ बहुगुणा जी के ऊपर, उनको ये जवाब मिल गए होंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं आप तो पेज को लाइक ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।